मूवी में हमें फ्यूचर का समय दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि इंसान काफी डेवलप हो चुका है और एआई के द्वारा लोग ऐसे रोबोट्स बनाने लगे हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह ना सिर्फ दिखते हैं बल्कि इंसानों की तरह बिहेव भी करते हैं। इन रोबोट्स के द्वारा मानव जाति जिंदगी काफी आसान हो जाती है। इस प्रक्रिया में इंसान की हेल्प करने के लिए लोग अपनी ही बॉडी का स्कैन एआई को देते हैं ताकि उन जैसे हजारों बनाकर लोगों की हेल्प की जा सके। इन रोबोट्स को सिमुलेंट कहते हैं। लोग रोबोट्स के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं और बहुत जल्द ये सिमुलेंट्स सिर्फ रोबोट्स नहीं रहते बल्कि ये स्पोर्ट्स में भी भाग लेने लगते हैं, साथ ही खाना भी बनाने लगते हैं और सिक्योरिटी के लिए भी काम आते हैं। इसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है कि 2055 के समय में एआई द्वारा बनाए गए एक सिस्टम में एरर आ जाता है जिसके कारण एआई लगभग 10 लाख से भी ज्यादा इंसानों पर एटम बम गिरा देता है जिससे सभी लोग मर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के सभी गवर्नमेंट एक नया कानून बनाते हैं कि वो सभी एआई से बनाई गई चीजों को नष्ट कर देंगे, जबकि दूसरी ओर न्यू एशिया न सिर्फ एआई के साथ मिलकर रहती है बल्कि उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती है। इस समय की सबसे बड़ी पावर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यू एशिया में एआई से बने रोबोट्स और सिस्टम को मार गिराने के लिए बार बार मिशन भेजते रहते हैं और उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इस समय में उनका सबसे बड़ा आविष्कार स्पेस में बनाया गया एक सिस्टम होता है जिसे नोमैड कहते हैं, जो धरती को स्कैन करने की शक्ति रखता है, जिसमें वो रोबोट्स को ढूंढ निकालता है और उन पर मिसाइल गिराकर उन्हें नष्ट करता है। यूएस आर्मी न्यू एशिया में सिमुलेंट्स का एक और निर्माता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसने एक ऐसा वेपन बना दिया है जो उनके नोमैड सिस्टम को नष्ट और कंट्रोल करने की ताकत रखता है। इसे नष्ट करने के लिए यूएस आर्मी लगभग साल के बाद फिर से एक मिशन न्यू एशिया की ओर भेजती है और इसी समय नोमैड सिस्टम इस एरिया को स्कैन करने लगता है ताकि सिमुलेंट्स को ढूंढा जा सके। अगले सीन में हम जॉशुआ और उसकी पत्नी माया को देखते हैं। माया प्रेग्नेंट होती है और उसकी गर्दन पर एक खास किस्म का टैटू भी बना होता है। तभी माया को बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जोशुआ अपना रोबोटिक बाजू पहनकर बाहर की ओर निकलता है और अपने रोबोटिक दोस्तों से उसके बारे में पूछने लगता है। इन रोबोट्स का लीडर हारून एक अमेरिकी सोल्जर ड्रू को पकड़कर जोशुआ के पास ले आता है और यहीं पर एक रोबोट को उसकी काफी धुलाई करता है ताकि वो सच बोल दे, लेकिन वो अमेरिकन उन्हें कुछ नहीं बताता। जोशुआ के साथी यहाँ से निकलने का प्लान बनाने के लिए बाहर निकलते हैं। उनके बाहर जाते ही जोशुआ इस अमेरिकन सोल्जर से कहता है कि वो बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि जोशुआ भी अमेरिकन सोल्जर होता है और अंडरकवर रहकर निर्माता को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। जोशुआ रेडियो पर अमेरिकी सोल्जर को बताता है कि निर्माता यहाँ पर नहीं है। जोशुआ की ये बात माया सुन लेती है क्योंकि माया निर्माता की बेटी होती है, जिसके कारण जोशुआ ने इससे शादी की, यानी इसे धोखा दिया। जोशुआ अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए माया से कहता है कि वो इससे बहुत प्यार करता है और इसके बच्चे से भी, और ये सब कुछ नकली है, आर्टिफिशियल है और सिर्फ हम दोनों ही असली हैं। हमारा बच्चा भी असली है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई दुनिया इंसानों के लिए खतरनाक है। माया जोशुआ को शूट करने लगती है। तभी सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं और जोशुआ को घर से निकालने लगते हैं। माया भागकर सिमुलेंट्स के पास चली जाती है और बोट पर बैठकर वहाँ से दूर जाने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और नोमैड सिस्टम से एक मिसाइल लॉन्च होता है जिसके कारण सभी लोग मर जाते हैं। इसके बाद मूवी में हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम जोशुआ को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। उस विस्फोट के कारण जोशुआ के दिमाग पर चोट आती है जिसके लिए वो काफी ज्यादा मेडिसिन लेता है और चेकअप भी करवाता है। डॉक्टर्स इससे सवाल करते हैं ताकि इसके दिन के बारे में जान सके और मशीन्स उन्हें ये बताती हैं कि जोशुआ सच बोल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोशुआ उस समय में ग्राउंड जीरो यानी जहां पर एटम बॉम्ब गिरा था वहां क्लीनिंग के लिए काम करता है और अपनी टीम मेंबर्स के साथ एक रोबोट को ऑन करता है। रोबोट के ऑन होते ही वो काफी घबराई हुई बातें करने लगता है जिसे सुनकर एक टीम मेट काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे सब कुछ बहुत रियल लगता है। जोशुआ इस बोर्ड के कनेक्शन को काटकर अपनी टीम मेट को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि ये सब कुछ आर्टिफिशियल है। इसके बाद इन रोबोट्स को इकट्ठा करके नष्ट कर दिया जाता है। फिर हम जोशुआ को माया की यादों में खोया हुआ देखते हैं कि कैसे माया ने उसका बाजू बनाने में मदद की। उसके बाद जोशुआ स्विम करने के लिए पूल में कूदता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके घर में जनरल एंड्रू और कर्नल हॉवल खड़े हैं।
वो जैशवा को निर्माता द्वारा बनाए गए उस एआई वेपन को निष्ट करने के लिए मिशन पर भेजना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो वेपन निष्ट ना हुआ तो यूएस आर्मी ये जंग हार जाएगी। जैशवा वहाँ जाने से इनकार कर देता है और बताता है कि उन्हीं के कारण उसकी बीवी मर गई और वो उस दिन मिसाइल ना फेंकते तो मिशन कामयाब रहता। तभी कर्नल हॉवल जैशवा को उसकी पत्नी का होलोग्राम दिखाते हैं जो न्यू एशिया में इस वेपन को डिजाइन कर रही होती है। ये देखते ही जैशवा मिशन के लिए एग्री हो जाता है और जैशवा अपनी टीम के साथ रात के समय न्यू एशिया में एंटर हो जाता है। जैशवा के साथी सोल्जर्स गांव वालों को इंटेरोगेट करने लगते हैं। जैशवा का साथी मैकब्राइड एक छोटी बच्ची को धमकाने लगता है कि वो इसके कुत्ते को शूट कर देगा। वो नन्ही लड़की डर कर इन्हें अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ इशारा करके उन्हें लैब तक जाने का रास्ता बता बैठती है। जैशवा जैसे ही मूर्ति को घुमाता है और लैब का रास्ता ओपन हो जाता है। सभी लोग इसमें एंटर हो जाते हैं और एंटर होते ही लैब के लोगों तक पहुंचकर उनकी जान ले लेते हैं। उसके बाद ये सोल्जर्स वैज्ञानिकों को मारने लगते हैं। तभी वो एक बुलेट प्रूफ दरवाजे को बंद करके उसके पीछे सिक्योर हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये डोर सिर्फ फेस स्कैन के द्वारा ही खुल सकता है। तभी एक सोल्जर मरे हुए साइंटिस्ट का फेस उतारकर स्कैन करके डोर खोलने का आइडिया देता है। दूसरी ओर ब्रैड सभी लोगों को बताती है कि पुलिस ने इसका घेराव कर लिया है। वो पुलिस के सामने आकर मिसाइल लॉन्च कर देती है जिससे सारी गाड़ियां और रोबोट्स नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस की और भी गाड़ियां आने लगती हैं। ब्रैड सभी को बताती है कि उसे यहाँ मदद की जरूरत है और लैब में सभी सोल्जर्स उस डोर तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो वेपन सिक्योर होता है। इनमें से एक सोल्जर लॉक को खोलने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाता है, लेकिन वहाँ ब्रैड और बाकी सोल्जर्स को मदद की जरूरत होती है, इसलिए सभी लोग बाहर चले जाते हैं और सिर्फ जैशवा ही यहाँ पर रह जाता है। डोर अनलॉक होते ही जैशवा इसमें एंटर हो जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उसके अंदर एक नन्ही बच्ची टीवी देख रही होती है। जैशवा ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये बच्ची एक सिमुलेंट है। तभी एक इंडियन वैज्ञानिक वहाँ आ जाती है और जैशवा की ओर फायर करती है और इस बच्ची को सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकालकर निर्माता को ढूंढने के लिए कहती है। ये नन्ही लड़की पहली बार बाहर की दुनिया देख रही होती है और साथ ही वो ये देखती है कि मानो जाति और रोबोट्स आपस में भिड़ रहे होते हैं। इसी समय जैशवा अपनी पत्नी माया को ढूंढने की कोशिश करता है और कर्नल हॉवल सभी लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठने को कहती है। सोल्जर्स कहते हैं कि हम ये जंग हार चुके हैं। तभी ब्रैड भी हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है, लेकिन एक सिमुलेंट उसकी पीठ पर कुछ चिपका देता है। जैसे ही ब्रैड को हेलीकॉप्टर में खींचा जाता है तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि इस पर बॉम्ब होता है, जिसके फटते ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और इसी समय नोमैड सिस्टम से एक मिसाइल लॉन्च होता है जिसके चलते ही ब्लास्ट होता है। जैशवा बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैशवा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बोट में लेटा हुआ पाता है। तभी वो देखता है कि वो रोबोट गर्ल भी वहाँ पर खड़ी होती है। इसके बाद जैशवा को इसका घायल सोल्जर शिपली मिल जाता है। वो इसे एक खाली घर में ले आता है ताकि रोबोटिक पुलिस से बच पाए। तभी अचानक जैशवा को पता चलता है कि वो रोबोटिक गर्ल उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाती है और टीवी देख रही होती है। जैशवा टीवी ऑफ करता है, लेकिन ये लड़की अपनी शक्ति से इसे फिर ऑन कर लेती है। यहाँ पर जैशवा को पता चलता है कि यही वो सुपर वेपन है। इसी समय कर्नल हॉवल रेडियो पर कम्युनिकेट करती है और जैशवा कर्नल हॉवल से बात करता है और उसे बताता है कि वो वेपन यहीं पर है। कर्नल हॉवल जैशवा से कहती है कि वो इसे नष्ट कर दे। जैशवा ये करने ही वाला होता है तो देखता है वो रोबोट इसकी पत्नी के टैटू की ड्राइंग बना रही होती है। जैशवा उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि माया कहाँ पर है। लड़की उसे बताती है कि वो जांगडंग में है। इसी समय कर्नल हॉवल को पुलिस घेर लेती है और दूसरी ओर रेडियो की आवाज सुनते ही एक किसान उस घर में एंटर हो जाता है और नन्ही लड़की से बात करता है और इसे कहता है कि वो इसकी सरकुशा करेगा और इस अमेरिकन सोल्जर को मार देगा। जैशवा ट्रांसलेटर से इस किसान की बात को समझ जाता है और इससे पहले कि वो जैशवा पर हमला करता, जैशवा उसे मार गिराता है। गन शूट की आवाज सुनते ही दूर खड़ी पुलिस संतृक हो जाती है और इस घर की ओर बढ़ने लगती है। पुलिस घर को चारों ओर से घेर लेती है और घर में एक ग्रेनेड फेंकती है। एक कुत्ता इस ग्रेनेड को उठा लेता है और वो ग्रेनेड ले जाकर उसे पुलिस की ओर फेंक देता है, जिससे पुलिस के रोबोट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैशवा नन्ही लड़की को ट्रक में बिठाता है, लेकिन ट्रक इन नहीं होता। लड़की अपनी शक्ति से ट्रक को एक्टिवेट कर लेती है और दोनों इस ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर कर्नल हॉवल और मैकब्राइड, जिन्हें पुलिस ने वैन में कैद कर रखा होता है, झांसा देकर पुलिस को अपने कब्जे में कर लेते हैं।
जिससे उनकी गाड़ी उलट पुलट हो जाती है। गाड़ी को कंट्रोल करते ही वो दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैशवा की गाड़ी में बैठा शिपली, जिसे हॉस्पिटल की जरूरत होती है, जैशवा से कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन जैशवा बताता है कि हॉस्पिटल यहाँ से काफी दूर है और वो इसे अपने एक दोस्त के पास ले जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिपली की जान चली जाती है। इसके बाद जैशवा दूर से इसको आता हुआ देखता है और नन्ही लड़की के सर को छुपा देता है और इसके सर से इसका नाम पड़ता है, जिस पर अल्फा लिखा होता है, जो कि इसकी कंपनी का नाम होता है। जैशवा इस लड़की का नाम एल्फी रख देता है और इसे इंसानों की तरह बिहेव करने के लिए कहता है। इसके बाद जैशवा इन लोगों से मदद लेता है और इन्हें कहता है कि वो इन्हें शहर तक छोड़ दें। दूसरी ओर कर्नल और मैकब्राइड को शिपली की बॉडी मिल जाती है और वो तुरंत शिपली की बॉडी से उसका ब्रेन कॉपी करके रोबोट की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। रोबोट को होश आते ही शिपली अपनी ही डेड बॉडी को देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन 30 सेकंड का समय खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो शट डाउन हो जाता है और ये बता जाता है कि जैशवा एल्फी को लेकर शहर में उसके दोस्त से मिलने गया है। उसके बाद हम एल्फी और जैशवा को शहर के बीचों बीच ड्राइव करता हुआ देखते हैं। यहाँ सिक्योरिटी गाड़ियों को रोक कर चेक कर रही होती है, क्योंकि उन्हें एल्फी की यहाँ होने की खबर मिल जाती है। सिक्योरिटी इस गाड़ी को रोकते हैं। जैशवा गाड़ी में छुपा रहता है, लेकिन वो इस बच्ची को देख लेते हैं और इसे अपनी टोपी उतारने को कहते हैं। इसी समय एल्फी आसपास की सभी गाड़ियों और बिजली को बंद कर देती है ताकि उनका ध्यान बट सके। इसके बाद एल्फी गाड़ी दोबारा से एक्टिवेट करके वहाँ से निकलने में सभी लोगों की मदद करती है। दूसरी ओर स्टिमुलेंट को अपनी ही शक्ल के मरे हुए रोबोट की डेड बॉडी मिल जाती है। इसके बाद हम जैशवा और एल्फी को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो एल्फी से डैंग डैंग के बारे में पूछता है, जिस पर एल्फी उसे कुछ नहीं बताती। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैशवा एल्फी को लेकर वहाँ से ट्रेन में बैठ जाता है। रास्ते में जैशवा और एल्फी के बीच काफी दिलचस्प बातें होती हैं। एल्फी के बहुत सारे सवालों पर जैशवा उसे बताता है कि सभी लोग जो अच्छे काम करेंगे वो हेवन में जाएंगे, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है और ना ही कोई रोबोट हेवन में जा सकता है। इस पर एल्फी जैशवा को जवाब देती है कि इसका मतलब है कि हम दोनों ही हेवन में जाने के लिए नहीं बने, क्योंकि ना ही तुम अच्छे इंसान हो और मैं एक रोबोट हूँ। रास्ते में जैशवा को माया दिखाई देती है, लेकिन वो माया नहीं बल्कि उसी के बॉडी स्कैन से बने हुए रोबोट्स होते हैं। ट्रेन से उतरते ही दोनों को रियलाइज होता है कि पूरे शहर में पुलिस ने उनके पोस्टर्स लगा रखे हैं। उसके बाद जैशवा एल्फी को रोबोट बनाने वाली फैक्ट्री में ले जाता है, जहां वो माया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं पर जैशवा को ड्रू मिल जाता है। वहीं सोल्जर्स जो हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया था, ड्रू अब एआई रोबोट बनाने में हेल्प करता है और इसकी एक रोबोटिक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम कैमी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैशवा एंड्रयू से कहता है कि वो एल्फी के दिमाग से डेटा लेकर माया का पता लगाए। चेक करने पर एंड्रयू उसे बताता है कि उसका दिमाग काफी ज्यादा आधुनिक है और इसे हैक करना नामुमकिन है। जैशवा एंड्रयू से कहता है हम माया की रिंग को ट्रैक कर सकते हैं जो जैशवा ने उसे दी थी। इस पर एंड्रयू उसे कहता है कि माया मर चुकी है। जैशवा इस बात पर यकीन नहीं करता। कैमी एल्फी को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद एंड्रयू जैशवा को बताता है कि एल्फी अभी छोटी है, लेकिन समय के साथ ही वो ग्रो कर जाएगी और दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर लेगी और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसी समय एल्फी उन्हें बताती है कि उसके दोस्त उसे लेने के लिए आ रहे हैं। कैमी डोर को चेक करने जाती है तो वहाँ पर उसे सिर्फ एक पिज्जा डिलीवरी वाला मिलता है। कैमी जैसे ही उससे पिज्जा लेकर अंदर आती है और जैसे ही बॉक्स को खोलती है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण कैमी मर जाती है। रोबोटिक पुलिस एल्फी को वहाँ से ले जाने वाली होती है कि ठीक समय पर जैशवा वहाँ आ जाता है और एक एक करके सबका मुकाबला करता है और उन्हें मार गिराता है। इस समय एल्फी चुपचाप टीवी देख रही होती है। जैशवा एल्फी को वहाँ से निकालने में सफल हो जाता है और एंड्रयू कैमी की डेड बॉडी को देखकर रोने लगता है। इसी समय और भी बहुत सारी पुलिस वहाँ आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि इस पुलिस में से 2 व्यक्ति रोबोट नहीं बल्कि कर्नल हॉवल और मैकब्राइड होते हैं और वो बाकी पुलिस को मार देते हैं। कर्नल हॉवल कैमी के सर को अपने साथ ले जाती है ताकि उसे स्कैन करके जानकारी ले सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रू का कंप्यूटर जैशवा को उसकी पत्नी की अंगूठी की लोकेशन के बारे में बता देता है। जैशवा माया को ट्रैक करते करते अपने उसी घर में आ जाता है जहां वो दोनों रहा करते थे। तभी उसे पानी में डूबी हुई वो रिंग मिल जाती है। इसके बाद वो सिक्योरिटी कैमरा से बनी वीडियोस को देखने लगता है। एल्फी भी उन वीडियोस को देखती है और तभी एल्फी जैशवा को बताती है कि उसके दोस्त उसे लेने के लिए दोबारा से आ रहे हैं, जिससे जैशवा काफी गुस्से में आ जाता है और एल्फी पर चिल्लाने लगता है।
एल्फी जैशवा के बर्ताव को देखकर रोने लगती है और जैशवा एल्फी को रोता देख उसे गले लगा लेता है और इसे पहली दफा एक इंसान की तरह ट्रीट करता है। इसी समय ड्रू वहां आ जाता है और उनको पुलिस के आने के बारे में संतृप्त करता है। तभी पुलिस ड्रू की जान ले लेती है। मरने से पहले ड्रू जैशवा को ये सच्चाई बता देता है कि माया ही निर्माता है और यूएस आर्मी उस बारे में जानती थी, लेकिन उन्होंने तुमसे ये सब कुछ राज रखा क्योंकि तुम उनसे प्यार करते थे। ये बोलते ही उसकी मौत हो जाती है। फिर हम जैशवा और एल्फी को उस घर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, लेकिन पुलिस उसे घेर लेती है और इन सब का लीडर हारून होता है जो जैशवा को बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैशवा को सपने में फिर से माया दिखने लगती है और हमें वो समय दिखाया जाता है जब जैशवा माया से पहली बार मिला था। तभी जैशवा की आंख खुल जाती है और वो खुद को एक बोट के सेल में पाता है जहां हारून उसे मिलता है और उसे जंग के बारे में सच्चाई बताता है कि अमेरिका पर हमला एआई रोबोट्स की नहीं बल्कि इंसानों की गलती थी और उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए इल्जाम रोबोट्स पर लगा दिया। हारून जैशवा को ये भी बताता है कि असल निर्माता माया का पिता था, जिसके मरने के बाद माया वो निर्माता बन चुकी है और उसने उस बच्ची एल्फी को क्रिएट किया है ताकि नोमैड सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसके बाद वो बताता है कि अमेरिकन आर्मी तुम्हारा इस्तेमाल करके माया तक पहुंचना चाहते थे। हारून जैशवा को मारने ही वाला होता है कि उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो बाहर निकलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि नोमैड सिस्टम उनकी बेस को नष्ट कर दिया है। जैशवा एल्फी से कहता है कि वो यहाँ से आजाद होने में उसकी मदद करे। एल्फी ऐसा ही करती है और जैशवा पानी में कूद जाता है। हारून पानी में गोलियां बरसाता है और उसे लगता है कि जैशवा मर चुका है और इसके बाद वो आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि जैशवा इसी बोट के नीचे छुपा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि बोट विलेज तक आ जाती है और जैशवा भी चुपके से सभी लोगों पर नजर रखे हुए होता है, जहां उसे पता चलता है कि इंसान और एआई मिलकर रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और रोबोट्स के मरने पर लोग काफी दुखी भी नजर आते हैं। जैशवा देखता है कि रोबोट्स बच्चों को ये शिक्षा दे रहे होते हैं कि कैसे आने वाले समय में इंसान और रोबोट एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार और अमन से रहा करेंगे। मौका पाते ही जैशवा रात के समय हारून के पास आ जाता है और उसके बटन को दबाकर इसे स्टैंड बाय पर लगा देता है और एल्फी को लेकर एक बोट में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी अचानक सायरन बजने लगता है और सभी लोगों को पता चलता है कि यूएस आर्मी उनके गांव तक आ गई है और उन पर हमला करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएस आर्मी बड़े बड़े टैंक्स के साथ गांव पर धावा बोल देती है और गांव के लोगों की जान देने लगती है। दोनों के बीच काफी खतरनाक मुकाबला देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि यूएस आर्मी हर तरफ तबाही मचा देती है और रोबोट्स भी काफी सारे टैंक्स को नष्ट कर देते हैं। ये देखकर एल्फी अपने लोगों की मदद करने के लिए भाग निकलती है और कर्नल हॉवल वॉकिंग बॉम्ब को ब्रिज से गांव की ओर भेजती है, जिससे काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। कर्नल हॉवल फिर से वॉकिंग बॉम्ब को गांव की ओर भेजती है, लेकिन इस बार एल्फी इस बॉम्ब को बीच रास्ते में रोक लेती है। लेकिन बदकिस्मती से मैकब्राइड वहां आ जाता है और एल्फी को शूट करने की कोशिश करता है, जिससे एल्फी जमीन पर गिर जाती है। ठीक समय पर जैशवा आ जाता है और मैकब्राइड पर गोली चलाकर उसकी जान ले लेता है। एल्फी के बेहोश होते ही वॉकिंग बॉम्ब फिर से एक्टिवेट हो जाता है और ये देखते ही जैशवा एल्फी को लेकर ब्रिज से भागने की कोशिश करता है और तभी अचानक बॉम्ब फट जाता है। हारून एल्फी को ठीक करने के लिए मजबूर होकर जैशवा को माया की लोकेशन पर भेज देता है। हारून जैशवा को ये भी बताता है कि माया ने अपने ही एम्ब्रियो के सैंपल से इस रोबोट को बनाया। इसका मतलब ये है कि एल्फी जैशवा की उस बेटी की कॉपी है जो इस दुनिया में नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैशवा माया की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां कुछ मॉन्क्स एक खास तरह की बिल्डिंग तक ले आते हैं। जैशवा मॉन्क से पूछता है कि क्या ये जगह ड्यांग डेंग है, जिस पर मॉन्क उसे बताता है कि ड्यांग डेंग का मतलब होता है जन्नत, यानी कि माया मर चुकी है और उसकी बॉडी को सिर्फ मशीन के द्वारा जिंदा रखा गया है, क्योंकि रोबोट्स अपने हाथों से निर्माता की जान नहीं ले सकते। एल्फी और जैशवा दोनों रोने लगते हैं और जैशवा अपने किए की माफी मांगकर मशीन को शट डाउन कर देता है, जिससे माया की बॉडी काम करना बंद कर देती है। तभी अचानक यूएस आर्मी वहां आ जाती है और इस एरिया में मौजूद सभी मॉन्क्स को मारने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल हॉवल टेंपल में इंटर हो जाती है और जैशवा को गन दिखाकर उसे पीछे हटने को कहती है और माया की बॉडी के करीब आकर इसके ब्रेन को स्कैन करने लगती है ताकि इसकी कॉपी बनाई जा सके। ठीक उसी समय हारून वहां आ जाता है और कर्नल हॉवल को ऐसा करने से रोकता है। कर्नल हॉवल उसकी ओर गोली चलाती है और पीछे खड़े सोल्जर्स भी ऐसा ही करते हैं,
जिससे हारून जमीन पर गिर जाता है और उसके शरीर में छेद हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि कर्नल हॉवेल की पीठ पर भी एक बॉम्ब चिपका हुआ है। सोल्जर्स बम को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक समय पर एल्फी उस बम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे ब्लास्ट होता है और कर्नल समेत दोनों सोल्जर्स भी मर जाते हैं। किस्मत से हारून अभी भी जिंदा होता है और टेंपल से बाहर जाते हुए वो जैशवा से कहता है कि वो नोमैड स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। जैशवा एल्फी और माया के ब्रेन की कॉपी को लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही यूएस आर्मी उसे पकड़ लेती है और उसे एल्फी से अलग कर देती है और उन्हें प्लेन में बिठाकर वहाँ से वापस ले जाती है। यूएस आर्मी इस विलेज पर बम बरसा देती है। अगले सीन में हम जैशवा और जनरल को देखते हैं। जनरल जैशवा से कहता है कि हम एल्वी से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाए, इसलिए तुम अपने हाथों से इसे निष्ट कर दो। जैशवा गन लेकर एल्फी की ओर बढ़ता है और इसे निष्ट करने के लिए पहले इसके कान में ये बात कहता है कि वो शट डाउन हो जाए। एल्फी जैशवा की बात मानकर ऑफ हो जाती है और सिस्टम में ये दिखाई देता है कि एल्फी मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्फी की बॉडी को गाड़ी में रखकर निष्ट करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एल्फी फिर से ऑन हो जाती है और अपने दोनों हाथों को जोड़ती है, जिससे गाड़ी अपना कंट्रोल खो देती है और क्रैश हो जाती है, जिसके कारण ट्रैफिक भी जाम हो जाती है और जैशवा को एल्फी को वहां से सर्कस निकालने के लिए समय मिल जाता है। जैशवा एल्फी की मदद से एयरपोर्ट के बोर्डिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हुए प्लेन में बैठ जाता है, जो उन्हें नोमैड सिस्टम तक ले आता है। नोमैड में रहने वाले फोर्स को इस बात की खबर हो जाती है और वो लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने लगते हैं। जैसे ही जैशवा और एल्फी वाला प्लेन नोमैड तक पहुंचता है तो वो इस प्लेन को नोमैड के साथ कनेक्ट होने से रोकते हैं, लेकिन एल्फी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्लेन को कंट्रोल करने लगती है और नोमैड सिस्टम के साथ अटैच कर देती है। अटैच होते ही नोमैड की सिक्योरिटी फोर्स प्लेन में इंटर हो जाती है, लेकिन जैशवा और एल्फी मिलकर प्लान बनाते हैं और प्लेन को डोर खोल देते हैं, जिससे वैक्यूम के कारण सभी सोल्जर्स प्लेन से गिर जाते हैं। इसके बाद एल्फी और जैशवा दोनों नोमैड में इंटर हो जाते हैं। जैशवा सिस्टम को निष्ट करने के लिए बॉम्ब लगाता है और एल्फी से कहता है कि वो मिसाइल को रोकने की कोशिश करे। नोमैड सिस्टम एक एक करके मिसाइल फेंकने लगता है, जो रोबोट्स के विलेज पर जाकर गिरते हैं। ठीक समय पर एल्फी सिस्टम के बीचों बीच आ जाती है और अपनी पावर से मिसाइल्स को रोक लेती है। उधर जैशवा टाइम बॉम्ब पर 10 मिनट का समय लगाता है। एल्फी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सामना सिमुलेंट्स की बॉडी से होता है, जिसमें एक बॉडी माया जैसी दिखती है। एल्फी माया के ब्रेन की चिप इस रोबोट में इंसर्ट कर देती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। उधर जैशवा की स्पेस सूट की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। ठीक समय पर एल्फी वहां पहुंचकर इसे ऑक्सीजन वाले एरिया में ले आती है और इसके बाद इस स्पेस स्टेशन से निकलने के लिए स्पेस पॉड तैयार करती है। फिर हम देखते हैं कि जनरल अपना आखिरी हथियार एक्टिवेट करता है, जो कि एक रोबोटिक ऑक्टोपस होता है। वो एल्फी को पकड़ लेता है। जैशवा सिस्टम को कंट्रोल करके एल्फी का पॉड स्कैप बंद कर देता है। बंद होने से ऑक्टोपस की टांगे कट जाती हैं। फिर वो जैशवा को पकड़ लेता है। एल्फी अपनी शक्ति से ऑक्टोपस को ऑफ कर देती है, जिसके कारण ऑक्टोपस जैशवा को छोड़ देता है। पॉड लॉक हो जाता है, जिसके कारण जैशवा अंदर नहीं आ पाता। जैशवा एल्फी से आखिरी अलविदा लेता है। एल्फी काफी इमोशनल दिखाई देती है। जैशवा इसके पॉड को लॉन्च कर देता है और पॉड सिस्टम से अलग हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैशवा स्पेस सूट में आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी उसकी नजर माया के सिमुलेंट पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं। और इसी समय हम देखते हैं कि बम एक्टिवेट हो जाता है। नोमैड सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगता है। सभी रोबोट्स और इंसान नोमैड सिस्टम को जमीन पर गिरता हुआ देखते हैं। दूसरी ओर एल्फी का पॉड जमीन पर लैंड हो जाता है और लोग इसे बाहर निकालते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एल्फी क्रैश हुए स्पेस सिस्टम को देख रही होती है और इस बात के लिए खुश दिखाई देती है कि फाइनली सभी रोबोट्स आजाद हो गए हैं।